नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं कि इस बार बिहार में ज़बरदस्त टक्कर है, कांटे की टक्कर है। एक तरफ एनडीए है और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, यानी महागठबंधन। और आने वाले हफ्ते में बहुत कुछ डिसाइड होने जा रहा है। आप कह सकते हैं कि अगला हफ्ता बिहार चुनाव में निर्णायक हफ्ता है। और जो बड़ी खबर बिहार से आ रही है और अंदर की खबर आ रही है वो ये है कि प्रशांत किशोर की पार्टी, नई पार्टी जन सुराज पार्टी बीजेपी के लिए, अमित शाह के लिए मुसीबत बन गई है। और बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर प्रशांत किशोर की पार्टी 14 नवंबर को 15-20 सीट पा जाती है, अगर प्रशांत किशोर 15-20 सीट जीतते हैं 243 में, तो एक बात तय मानिए कि बीजेपी का बैंड फिर बजने जा रहा है। उधर अगर विपक्ष की बात करें तो राहुल और तेजस्वी का रथ दिन ब दिन रफ्तार पकड़ रहा है रथ। और जिस तरह से भीड़ तेजस्वी पर टूट रही है, नौजवानों की भीड़, यूथ की भीड़, माइंड कीजिएगा, यूथ की भीड़ जिस तरह से दीवानगी की हदें पार कर रही है तेजस्वी को लेकर, उससे ऐसा लग रहा है कि इस बार जो जेन जी वोटर है, जनरेशन जेड वोटर है, 18 साल से लेकर 28 साल वाला जो वोटर है, वो कुछ बड़ा करने जा रहा है बिहार में। युवा 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 की सरकार, सकरा की जनता जिंदाबाद। लेकिन दोस्तों, पहले बात प्रशांत किशोर की कर लेते हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर इस वक्त अमित शाह के लिए मुसीबत का पहाड़ बनते चले जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, नए प्लेयर हैं, जैसे मैंने कहा, अमित शाह की स्ट्रैटेजी को एक डेंट दे रहे हैं, बहुत भीतर से डेंट दे रहे हैं। अब जो खबरें आ रही हैं, सीट वाइज जो एनालिसिस हैं, जो सर्वेस कंडक्ट हो रहे हैं सीट वाइज बिहार में, उसका डेटा ये इंडिकेट करता है कि बिहार में 40 से ज़्यादा अर्बन सीट्स, जो शहरी सीटें हैं, वहाँ प्रशांत किशोर को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और ख़ासकर ये जो रिस्पॉन्स है, ये अपर कास्ट वोटर्स का है, सवर्ण वोटर्स का है, जिसमें आप कह सकते हैं पंडित हैं, जिसमें राजपूत हैं, जिसमें भूमिहार हैं, बनिया है, लाला है। और ये जो वोट है, ट्रेडिशनल वोट, परंपरागत वोट बीजेपी का रहा है, और उसमें सेंधमारी प्रशांत किशोर कर रहे हैं। और जानकार कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर का वोट शेयर अगर इस बार 6 से 10% या 10% से ज़्यादा रहता है, तो समझ लीजिए फिर 14 तारीख को बीजेपी का बैंड बज सकता है। और शायद इसीलिए अमित शाह, जो बीजेपी के चाणक्य हैं, प्रशांत किशोर के साथ भी काम कर चुके हैं 2014 से पहले, अच्छी तरह से जानते हैं प्रशांत किशोर को, दोनों एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हैं। अमित शाह टाइट घेराबंदी प्रशांत किशोर की कर रहे हैं, जिसे कहते हैं चूड़ी कस रहे हैं। 3 ठीक ठाक उम्मीदवारों को बैठाया जा चुका है, बीजेपी के प्रेशर में बैठाया जा चुका है। प्रशांत किशोर इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। कई और उम्मीदवार, शहरी उम्मीदवार जो बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उन पर भी दबाव जारी है बीजेपी का। स्टेट मशीनरी बीजेपी के ही पास है, डबल इंजन की सरकार। यहां पर एक चीज़ मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि अगर प्रशांत किशोर गुजरात लॉबी के आगे झुकते नहीं, जैसा कि उनका मिजाज है, वो झुकते नहीं हैं, सरेंडर नहीं करते, बहादुरी से आगे बढ़ते हैं, तो तय मानिए कि प्रशांत किशोर एनडीए का ज्यादा नुकसान करेंगे, जिसमें जेडीयू से कहीं ज्यादा नुकसान बीजेपी का होने जा रहा है। जितनी सीटें प्रशांत किशोर को मिलेंगी, उतनी ही सीटों का नुकसान या उससे ज्यादा सीटों का नुकसान बीजेपी को हो सकता है। हालांकि सच्चाई यह भी है कि प्रशांत किशोर कई इलाकों में महागठबंधन का भी नुकसान कर रहे हैं, लेकिन इम्पैक्ट बीजेपी पर ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर डबल इंजन की सरकार का हाल देखें तो वहाँ सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, हालांकि काफ़ी दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। आज उम्मीद थी जेडीयू को, खासकर नीतीश कुमार के कैंप को, कि मोदी जी अपनी 2 रैलियों में से किसी एक रैली में ये डिक्लेयर करेंगे कि भाई सीएम फेस जो एनडीए के हैं वो नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मोदी जी ने आज नीतीश कुमार की जगह एनडीए सरकार ही बोला। और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में भी शायद
गुजरात लॉबी नीतीश कुमार को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेगी, ऐसा लगता है मुझे। हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और अगर प्रेशर दिखा तो मोदी जी कभी भी किसी वक्त यू टर्न ले सकते। बहरहाल एक चीज़ ज़रूर है कि नीतीश कुमार की नाराज़गी आज और बढ़ गई। वो मोदी की रैली में भी नहीं गए, और कहीं ना कहीं उनके जानकार कह रहे हैं कि नए विकल्प तलाश रहे हैं। कई लोगों से वो पर्दे के पीछे बात कर रहे हैं। आगे की जानकारी आपको स्टार हमारे जो जर्नलिस्ट हैं किंग भिलारी देंगे, बहुत कुछ बताएंगे कि क्या कर रहे हैं, किस किस से बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को, अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। दोस्तों से भी कहें कि इसे सब्सक्राइब करें। अपने आइडियाज़ ज़रूर भेजें कमेंट बॉक्स में कि किस तरह की खबरें आपको पसंद हैं, और लाइक इसको ज़रूर करें। और अब मैं आता हूँ असली सवाल पर, और सवाल ये है, सारी कहानी आपको बताने के बाद सवाल जो सबसे बड़ा आज की तारीख में बिहार में है वो ये कि भले ही कांटे की टक्कर है, लेकिन एज किसको है, बढ़त किसको है, शुरुआती बढ़त किसको है? क्या महागठबंधन को शुरुआती बढ़त है, जैसा कि दिख रहा है राहुल और तेजस्वी की रैलियों में जो जोश है भीड़ का, या फिर अमित शाह ने अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं? वैसे भी अमित शाह आखिर में पत्ते खोलते हैं। तो होने क्या जा रहा है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कांटे की टक्कर है। हमारे साथ आज 3 खास मेहमान रहेंगे। आज हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं। विनोद शर्मा जी आप कह सकते हैं कि 30-35 वर्षों से, बल्कि उससे ज़्यादा से, नीतीश को भी जानते हैं, लालू यादव को भी जानते हैं, हर बड़े खिलाड़ी को जानते हैं। चिराग पासवान को नहीं जानते, रामविलास पासवान को जानते हैं। सम्राट चौधरी को नहीं जानते, शकुनी चौधरी को जानते हैं। कई ऐसे नेता जिनके पिता के साथ उनकी अच्छी दोस्ती रही है। विनोद शर्मा एक सेलिब्रेटेड जर्नलिस्ट हैं, बेखौफ बोलते हैं। आज उनको सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा विनोद शर्मा को। और हमारे साथ किंग भिलारी भी होंगे, कन्हैया भिलारी साहब होंगे। 40-45 साल से ये भी लालू, नीतीश, बीजेपी खेमे को बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं, भीतर से पढ़ रहे हैं। और हमारे साथ इलेक्शन कमीशन के एक्सपर्ट, राजनीति के एक स्थापित पत्रकार उमाकांत लखेड़ा भी होंगे। इन तीनों को सुनिए, एक आपको अंदाज़ा मिलेगा कि बिहार में जो कांटे की टक्कर है, उस टक्कर में आगे कौन निकल सकता है। भिलारी साहब, क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर 6%, 7%, 8% के ऊपर जा रहे हैं? और अगर उनका वोट प्रतिशत 6 से 10% के बीच में है, तो फिर नुकसान भिलारी साहब किसका हो रहा है? मोदी शाह का हो रहा है या राहुल और तेजस्वी का हो रहा है? मोदी शाह का हो रहा है। भाजपा के कैंडिडेट्स के खिलाफ ज्यादा खड़ा किए हैं, वो भी 240 पर तो लड़ ही रहे हैं ना। तीन क्या 4 हो गया, 4 उनके उम्मीदवारों को तो बीजेपी ने हटा दिया जंग से, लड़ाई से। तो लड़ रहे हैं 239 सीटों पर अभी लड़ रहे हैं उनके कैंडिडेट्स, उन्होंने पुटअप किया है। लेकिन मैं आपको परसों भी बताया था कि 34 जो क्षेत्र हैं जहां बीजेपी को भी काफी डर है, 34 उन्होंने जो पता लगाया है अपने खुफिया तंत्र से, गुप्तचर से सीटें हैं, वहां ये लोग बड़ी परेशान हैं कि प्रशांत किशोर का कैंडिडेट यहाँ पर जो है वोट काट रहा है, इसलिए हम हार भी सकते हैं। तो 34 छोटी मोटी संख्या नहीं है, बड़ी संख्या है। तो इसलिए एनडीए के लोग काफी परेशान हैं। नहीं भिलारी साहब, जब अंदर की इतनी खबर है तो ये भी बता दीजिए कि भाई ये प्रशांत किशोर का वोट शहरी वोट है, पंडित है, ठाकुर है, लाला है, बनिया है, राजपूत है, या फिर अति पिछड़ा है, दलित है, महादलित है, कौन है उनके साथ? अपर कास्ट के लोग हैं, ज्यादातर ब्राह्मण हैं। अब हमारे एरिया में चले जाए, जहाँ के वो बिलोंग करते हैं, जहाँ से रोहतास जिला में, तो वहां के तो ब्राह्मण जो है एकदम कि नहीं, हमारे जिले का एक ब्राह्मण समाज का आया है, इसको सपोर्ट किया जाए, सपोर्ट हम लोग को करना चाहिए। पूरा गुटबंदी हो रही है उनके लिए, और ये लोग परेशान है, लगे हुए कि नहीं, इस गुटबंदी को तोड़ दिया जाए। और पूरे राज्य भर में ब्राह्मणों को ये लगता है कि हम लोगों का भी नेता पैदा हो, लगता क्या देख रहे हैं कि हमारा नेता है, हमारे समाज का नेता है। भाई सब तो समाज का अपना देखते हैं ना। यादव एक टांग पर खड़े हो जाते हैं तेजस्वी के लिए, कुर्मी एक टांग पर खड़े हो जाते हैं नीतीश के लिए, सहनी एक टांग पर खड़ा हो जाते हैं सहनी के लिए। पान समाज के आईपी गुप्ता हो गए, पान समाज के 23 लाख वोटर है, खड़े हो जाते हैं। तो ये लोग भी देख रहे हैं ना कि भाई कब तक हम लोग हाशिए पर रहेंगे, हमारा अब होना चाहिए।
इससे काम नहीं चलेगा। भाजपा को केवल हम वोट देते रहेंगे, भाजपा क्या मिलता है, भाजपा प्राइम मिनिस्टर तो बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे नहीं। इसमें ये मादा है, तेज तर्रार आदमी है, तो हमको सपोर्ट करना है। कंसिडरेशन चर्चा तो हो ही रही है। और मैं कह रहा हूँ रोहतास जिला में 7 कंस्टिट्यूएंसी है विधानसभा, जी, तो वहां तो काफी हो रहा है चर्चा इसकी। मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी को हर्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। बिल्कुल, और किसको डैमेज करेंगे? ओके। अगर ब्राह्मण हटेंगे वहां से, इनके साथ जुड़ेंगे, तो किसका डैमेज है? अया प्रकाश तो ब्राह्मण के बीजेपी के साथ है। मैं एनडीए के नहीं कहता हूं, बीजेपी के साथ है अपर कास्ट ब्राह्मण। मैंने पूछा था, एक भूमिहार समाज के हैं उनसे, कि आप लोग नीतीश को समर्थन क्यों करते हैं? तो कहा कि नीतीश को हम कब समर्थन किए हैं? कभी नहीं हम नीतीश को समर्थन किए हैं। हम लोग अगड़े जाति के लोग या भूमिहार आप कह सकते हैं, नहीं, हम लोग बीजेपी को समर्थन करते हैं। नीतीश बीजेपी के साथ है, इसलिए उनका समर्थन करते हैं। ये तो एक चीज और बता दीजिए बेलारी साहब, जब बात खुलकर ही हो रही है, खुला खेल फरुक्काबादी, तो फिर ये भी बता दीजिए कि क्या जेडीयू को नुकसान नहीं कर रहे प्रशांत किशोर? जेडीयू को उतना नुकसान नहीं कर रहे हैं जितना ये भाजपा का कर रहे हैं। जान लीजिए, जेडीयू तो भाजपा से, जेडीयू भी परेशान है, और भाजपा से प्रशांत किशोर भी परेशान है। अब तब ज्यादा कि उनके चार उसमें थोड़े जेडीयू ने बैठाया है कि नहीं हमारे एक कैंडिडेट को बैठा दो, हटवा दो। बीजेपी लगी हुई है, बीजेपी भी ज्यादा उन पर अटैक कर रही है, जेडीयू थोड़े उस तरह से कर रही है। अब तो यहाँ चर्चा क्लियर है कि कहीं जेडीयू या प्रशांत किशोर तो मिल नहीं गया कि जेडीयू प्रशांत नीतीश कुमार को अभी तक चीफ मिनिस्टर घोषित नहीं कर रहे हैं। आज भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। 2 दिन से यही है माननीय गृह मंत्री अमित शाह, वो भी इधर उधर की बात कर रहे हैं, यहाँ ऐसे करेंगे। लेकिन ये जब पिछली बार जिस तरह से कहा था, सासाराम में मैं था उस मीटिंग में, प्रधानमंत्री ने कहा था सरकार बनेगी और नीतीश कुमार नेतृत्व करेंगे। ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? आज प्रधानमंत्री कहा नीतीश कुमार का उस तरह से नाम लिया, नीतीश कुमार का जो कंट्रीब्यूशन है बिहार के लिए, उसको उस तरह से उन्होंने कहा। कुछ कहा क्या हमको? तो ना, मैं तो नहीं, तो आप 55 मिनट का भाषण। बिलारी साहब, आप दो बातें कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर 6%, 7% से ज्यादा वोट मिलेगा, 10% भी हो सकता है उससे ज्यादा, वो बीजेपी को डैमेज कर रहे हैं। और दूसरा आप कह रहे हैं कि जेडीयू में नीतीश कुमार, पुराने उस्ताद प्रशांत किशोर के, तो क्या पीके नीतीश कुमार के साथ पर्दे के पीछे बातचीत तो नहीं कर रहे हैं? ये भी बता दीजिए। ये तो हम नहीं बता सकते, इस पर हम पता नहीं लगाए हैं। वो तो बिचवान होते हैं पवन वर्मा जी ना, पवन वर्मा जी के मार्फत से बातचीत होती रहती है। तो पवन वर्मा जी को बिठा करके एक दिन पूछिए, वो बताएंगे। चलिए, आप बताना नहीं चाह रहे, लेकिन आपको पता है पवन वर्मा। लेकिन एक चीज मैं दोस्तों कह रहा हूं कि कन्हैया बेलारी 45 साल से बिहार की जबरदस्त पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इनको पता है और इनकी खबरें गलत होती नहीं है। यानी इशारा इन्होंने कर दिया कि कहीं ना कहीं एक तीसरा समीकरण हो रहा है। मैं जरा विनोद जी के पास आ रहा हूं। विनोद जी भाई, आपको क्या लग रहा है? आप दिल्ली से बैठकर बिहार पर पूरा फोकस आपका है, राष्ट्रीय राजनीति भी समझते हैं, बिहार की राजनीति भी समझते हैं, 40-50 वर्षों से सारे इलेक्शन कवर कर रहे हैं। क्या आपको लगता है प्रशांत किशोर डैमेज कर सकते हैं अमित शाह और मोदी को, बीजेपी को? आज अमित शाह ने एक रैली में बोला कि सम्राट चौधरी को जितवाओ, मैं मोदी जी उसका प्रमोशन कर देंगे। अब सम्राट चौधरी क्या प्रमोशन होगा भाई? वो तो उप मुख्यमंत्री है, तो उसको क्या मुख्यमंत्री के लिए तैयार कर रहे हैं? पूछ लिया है क्या नीतीश जी से? देखिए, सम्राट चौधरी जो है, उसकी सबसे ज्यादा रुसवाई जो की है, उसकी सबसे ज्यादा बदनामी जो हो रही है, वो प्रशांत किशोर के द्वारा हो रही है। उसने उसका सारा कच्चा चिट्ठा निकाल के सामने रख दिया है। शकुनी चौधरी का ये बेटा है, इसके पिता को हम जानते थे जब वो लालू के खेमे में होते थे। और ये जो व्यक्ति है, ये तो आरोप लगता है तेजस्वी पे कि पढ़ा लिखा नहीं है। ये बड़ा पीएचडी है जिसको बनाना चाहते हैं, प्रमोट करना चाहते हैं अमित शाह जी। देखिए, a second rate leadership will always promote a third rate person. ये उसका टिपिकल एग्जांपल है। जब भी लीडरशिप सेकंड रेट होगी कहीं भी,
वो थर्ड रेट लोगों को ही आगे करेगी। और अमित शाह के मुंह से ये जो वाक्य निकला है, मैं हैरान नहीं हूं, क्योंकि इस बात पे भी प्रश्न चिन्ह है कि अमित शाह जी की क्या लोकल स्टैंड आई है, इसको छोड़कर कि वो गृह मंत्री हैं, कि बिहार में जाके ज्ञान बांट रहे हैं। जी अब जो जी जी। ज्ञान बांट रहे हैं उसका जवाब सुनिए। प्रशांत किशोर का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इस इलेक्शन में क्या है? इस जी इलेक्शन में उन्होंने डिबेट को 4 चांद लगाए। बिहार के स्तर की डिबेट हो रही है, बिहार की विद्वता के स्तर की डिबेट हो रही है। मेरा यह मानना है कि प्रशांत किशोर भले ही कितनी सीट पाए, अगर प्रशांत किशोर 15 से 20 सीट ले लेता है तो प्रशांत किशोर बैलेंसिंग फोर्स बन जाएगा बिहार की पॉलिटिक्स में। और ये जो आज के दिन 29 सीट लेके बैठा हुआ है चिराग पासवान, वो जो 29 सीट मिली है उसको, वो 29 सीट पे लड़ रहा है। देखना यह है कि कितनी सीट पे स्वयं जीतता है। तो मुझे लगता है कि इस बार इसमें सबसे लोग कहते हैं कि भाई जो चिराग पासवान है कि उसको 29 में से खूब सीटें मिलेंगी। मेरी व्यक्तिगत राय यह है, और कन्हैया जी बता देंगे इसके बारे में ज्यादा, क्योंकि ही इज ऑन द स्पॉट। आज के दिन अगर वो जीत जाता है 29 में, मान लीजिए 20 चिराग। सीट जीत जाता है, हाँ, तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश बाबू की जो पार्टी है शायद उतनी सीट ना पाए। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय अलग है कि जनता वहां की ने अभी तक नीतीश को रिजेक्ट नहीं किया है। नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, जहां तक मेरे को जो समाचार मिल रहे हैं। एक बड़ी बात जो है वो विनोद जी ने कही है। मैं जरा सा एक अनुमति चाह रहा था लखेड़ा साहब, एक काउंटर क्वेश्चन मैं चाहता हूं जरा बिलारी साहब से कर लूं। सीधा क्वेश्चन है बिलारी साहब, भाई विनोद शर्मा कह रहे हैं कि 29 में से 20 सीट जीतने की दावे हो रहे हैं, बीजेपी कर रही है कि चिराग पासवान 29 में से 20 सीट जीतते, और अगर 20 सीट जीत गए तो नीतीश कुमार की हार तय हो गई। तो क्या आपको लग रहा है कि जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, क्या चिराग पासवान 29 में 20 सीट जीत रहे, गजब कर रहे हैं चिराग पासवान? मेरे पास जो खबर है कि 9 या 10 सीट वो जीत रहे हैं, इतने ही सीटों पर वो लड़ाई में भी हो सकता है विनोद जी के पास ऐसी खबर हो। मैं इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता हूँ। चिराग पासवान का ड्रीम क्या है? चिराग पासवान का ड्रीम यह है कि टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। और नीतीश कुमार ने उन पर डोरा डालना शुरू कर दिया है। तो हनुमान भी पलटी मार दे तो आप समझिए कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्या हनुमान हनुमान भी पलटी मार दे तो कोई बात। नीतीश कुमार, मैं कहा ना कि नीतीश कुमार ने डोरा डालना शुरू कर दिया है। ग्राउंड पर जो हो रहा था, तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है। सहमति की भाई ऐसा न कन्हैया हो साहब, आप। कन्हैया साहब, हाँ, मुझे आपकी बातें कभी कभी सर घूम जाता है, सर चकरा जाता है। नीतीश कुमार की राजनीति देख के, जैसी नीतीश कुमार की राजनीति है वैसे ही आपका संवाद है। आपने कहा कि नीतीश कुमार एक पर्दे के पीछे लालू से बात कर रहे हैं। आपने कहा कि नीतीश कुमार हो सकता है प्रशांत किशोर जो उनके चेले रहे उनको भी अपने साथ ले ले। अब आपने नई ब्रेकिंग न्यूज दे दी कन्हैया साहब, आप कह रहे हैं कि डोरे जो है वो चिराग पासवान को भी डाल रहे हैं। तो भाई चिराग पासवान से भी बात, लालू से भी बात, पीके से भी बात, ये हो क्या रहा है साहब पटना में? कन्हैया साहब, व्हाट इज हैपनिंग सर? क्या करने जा रहे हैं नीतीश? दीपक जी, रंग महल के 10 दरवाजे, गाना सुना है ना? रंग न महल के जाने किस 10 दरवाजे दरवाजे। से सैयन है। गीत है ना? अरे भाई, नीतीश नीतीश है। आज तक सीधी लड़ाई में, तिरछा तिरछी भी लड़ाई में बीजेपी इनको मात दी पाई है क्या? आपको हमको बताइए। एक बार वो चूक जो 2014 में इनसे, मतलब प्राइम मिनिस्ट्रियल नहीं, लेकिन 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 एम्बिशन लेकिन जो था। बिलारी साहब, विनोद जी, आपके बराबर का तजुर्बा है भाई। वो कह रहे हैं कि लल्लन सिंह और संजय झा जो जेडीयू के दो नेता हैं, ये अमित शाह की गोद में बैठे हैं। तो इतने विभीषण जो हैं वो पाला बदले हुए हैं। ऐसे में नीतीश कुमार क्या वाकई कुछ कर पाएंगे? अद्यतन स्थिति क्या है ये तो पता लगाइए। प्रेजेंट टेंस में बात कीजिए कि ललन सिंह और संजय झा। संजय झा कहाँ खड़े हैं? आप देखे थे खरना के दिन? ये खरना के दिन या जो अर्घ दिया जाता है नीतीश कुमार छठ के उनके दिन। परिवार के लोग
मनहचट के मनीष वर्मा थे, ये लोग दिखाई पड़े थे क्या? वहां पूरा बदल गया है भाई, ये पकड़ में आ गए हैं लोग। ये सबकी जानकारी हो गई है कि इनके शरीर में किसकी आत्मा प्रवेश कर गई है। मैं कहा ना कि नीतीश कुमार ऐसे ही नहीं चले गए थे खरना के दिन पासवान के यहाँ। और आप ये भी जानिए कि नीतीश कुमार इधर हाल फिलहाल जो उनको चादर उड़ाता उनके गर्दन पर उड़ाता है चादर या गमछा शॉल, तो पलट करके उसी को उड़ा देते हैं। यहाँ पलट करके दिए थे क्या? ओके, पलट करके स्वीकार कर लिया उन्होंने स्वीकार कर लिया। ये भी देखिए। चलिए तो नीतीश मैं कुमार को मैं भी 40-45 से जानता हूँ, हर चीज उनका जानता हूँ नस नस। कन्हैया साहब की हर लाइन एक तरह से ब्रेकिंग न्यूज है। 45 साल से नीतीश कुमार को जानते हैं, कई बड़ी बड़ी खबरें दे दी। उन्होंने कहा कि भाई चिराग पासवान के घर यूं ही नहीं गए थे प्रसाद खाने, दरअसल चिराग पासवान को डोरे डाल रहे हैं, और चिराग पासवान जो हनुमान है मोदी के, पलटी मार सकते हैं। प्रशांत किशोर भी कहीं ना कहीं टच में है नीतीश कुमार के लोगों के, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो लल्लन सिंह का नाम लिया जा रहा है कि लल्लन सिंह और संजय झा जो जेडीयू के सीनियर लीडर हैं, अमित शाह की गोद में बैठे हैं, इनका हिसाब बराबर कर दिया है, वोटिंग से पहले हिसाब बराबर कर दिया, ये भी बता रहे हैं। यानी लल्लन सिंह और संजय झा अब आप क्लोज कॉन्फिडेंट है, वफादार नहीं रहे, ये वो कह रहे हैं। यानी सारा खेल नीतीश कुमार समझ चुके हैं। लखेड़ा साहब, मैं फिर वही पुराने सवाल पर आ रहा हूं। मैं एक आंकड़ा देख जी रहा था, और ये पिछले बरस का आंकड़ा है, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। एनडीए 37.26% और महागठबंधन 37.23%। 0.3% का फर्क पिछली बार था वोट में। आप कह सकते हैं फोटो फिनिश, एकदम कांटे की टक्कर, बराबर वोट प्रतिशत। ऐसे में अगर 7-8% वोट जो ला सकते हैं प्रशांत किशोर अगर 7-8% वोट ली आए, तो आपको क्या लगता है कि फिर प्रशांत किशोर के हाथ में चाबी होगी, वो तय करेंगे कि नंबर 1 कौन होगा, नंबर 2 कौन होगा? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि असेंबली कंस्टिट्यूंसीज में और किसी राज्य में 5-7% नहीं, 4%, 3% वोट बहुत मायने रखता है, क्योंकि नुकसान कर लोकसभा देता है। जैसा बड़ा मेजर परसेंटेज की जरूरत नहीं पड़ती है। जी हाँ। और जो मेरा कैलकुलेशन है बिहार की सीटों के मामले में, वहां 40-50 सीटें ऐसी होंगी इस बार जिनकी जो हार जीत कुछ हजार में होगी या कुछ सैकड़े में होगी। तो ऐसे मौके पर आप नजरअंदाज नहीं कर सकते प्रशांत किशोर के जो जनाधार है। बिल्कुल ये बात सच है कि सारे जितने भी अपने को 30 मार्का समझते हैं, उनको ये अंदाजा ही नहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर कितनी वोट काटेगा। वो 2000 से लेकर के और 25,000 वोट ले जाने की स्थिति में है आज की तारीख में। और मैं ये मान रहा हूं कि उन्होंने जो फिरकी घुमाई है, जिसको क्रिकेट की भाषा में हेलीकॉप्टर दांव भी बोलते हैं, चरखा जी। दांव भी बोलते हैं, उससे राजनीतिक पार्टियों के जो आंतरिक समीकरण है वो बहुत बुरी तरह गड़बड़ा गए। बिलारी साहब, मोदी ने और अमित शाह ने अब तक नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया है, ये ऑन रिकॉर्ड है, और ऐसा मुझे लगता है कि आगे भी नहीं करेंगे। अगर मोदी और अमित शाह आगे उनको सीएम का फेस डिक्लेयर नहीं करते, जिद करके बैठ जाते हैं, तो फिर क्या नीतीश कुमार उनके साथ रहेंगे या कुछ इरादा बदलेंगे? मतलब मान लीजिए कि इलेक्शन कदापि का नहीं फर्स्ट। रहेंगे, जी। कदापि नहीं रहेंगे, लिख लीजिए, कदापि नहीं रहेंगे। आप लिख उनके लीजिए साथ कहीं, अगर उनको सीएम फेस ये लोग घोषित नहीं करेंगे 4 तक, तो बहुत घाटा भी इन लोग को होगा। दूसरा जो पहला फेज में तो हो ही जाएगा, दूसरा फेज में भी हो जाएगा। और आज की तिथि में नीतीश कुमार का वोट बैंक जो है, भले इनके पास अदृश्य शक्ति कुछ है रहे, लेकिन कमान अभी नीतीश कुमार के हाथ में ही है। पूरा अभी जानिए कि कुर्मी समाज के लोग, अति पिछड़ा जो है, महिलाएं जो है, आप बात कीजिए जा करके उनके बीच में, वो भी नाराज है। प्रबुद्ध है, कहते कि भाई देर काहे कर रहे हैं लोग, क्यों नहीं कर। इसका मतलब कि हमारे नेता को लोग हटाना चाहते हैं। चलिए, आप कह रहे हैं कि मोदी और अमित शाह को नीतीश कुमार को सीएम फेस डिक्लेयर करना होगा,
4 तारीख तक अगर नहीं करते तो फिर नीतीश कुमार मोदी और शाह के साथ, गुजरात लॉबी के साथ, बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे। ये इनका स्टेटमेंट है। भाई विनोद जी, मोदी और शाह पर आपकी बड़ी जबरदस्त रिसर्च है। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या है कि मोदी और शाह नीतीश कुमार को अवॉइड कर रहे हैं और अमित शाह चाहते हैं कि बीजेपी के हाथ में ही बिहार आ जाए, नित्यानंद राय उनके जो चेले हैं वही मुख्यमंत्री बने? ऐसी जिद क्यों? क्या ये घमंड देखिए, है, अभिमान है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है, ये मशीनों पे भरोसा है, या अभी भी हमको नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम, जो रिपोर्टर्स हैं सैकड़ों रिपोर्टर उनको नहीं मालूम, लेकिन शाह साहब को मालूम है कि 2/3 बहुमत उन्हीं का आ रहा है? इज इट ओवर कॉन्फिडेंस सर? देखिए, शाह साहब तो फिर अंतर्यामी हैं। वो पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, क्या क्या बोल देते हैं। आओ, उन्होंने आपको वो बता चुके हैं कि उन्होंने, जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने जो रखा उनको, प्रशांत किशोर को, तो पहली जो सलाह उसके बारे में दी गई थी वो अमित शाह जी की थी, कि अमित शाह ने कहा था कि तुम इसको रख लो अपना एडवाइजर। तो प्रशांत किशोर के तार हर जगह जुड़े हुए हैं, और प्रशांत किशोर हर धड़े को समझता है बहुत अच्छे से। नीतीश कुमार के साथ काम किया उसने, लालू के साथ किया है जब महागठबंधन को जितवाया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बिहार में जब भी आती है, तो मैं एक फ्रेज बोरो कर रहा हूं चेतन भगत की, कि अपने आप को हाफ गर्लफ्रेंड समझती है। उसको पूरी तरह से बिहार ने कभी अभी आलिंगन में नहीं लिया। वो नंबर 2 की पार्टी रही है। अपने पूर्ण बहुमत कभी भी बिहार से उसको नहीं मिला, भारतीय जनता पार्टी को। अब एक मौका है कि अगर ये इस पार्टी को हजम कर जाते हैं, जेडीयू को, जेडीयू को, तो फिर हो सकता है कि उनके पास वो वर्चस्व आ जाए जिससे चलते वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अपने दम पे हो जाए। लेकिन जैसा कि कन्हैया जी बोल रहे हैं, क्योंकि उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि नीतीश के, आज भी नीतीश का जो सपोर्ट बेस है उसके साथ खड़ा हुआ है। अगर उसके साथ अन्याय होता है, उसके साथ भीतरघात होता है, उसकी पीठ पे छुरी घोंपी जाती है बीजेपी के द्वारा, तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है उसका। ओके। 30 सेकंड में अगर आपका जवाब चाहूं, सवाल मेरा ये है कि जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, बहुत से सर्वे महागठबंधन को, अब ताजा सर्वे जो है आगे दिखा रहे हैं, आपको लगता है जी। कि 14 तारीख को जब मशीनें खुलेंगी तो महागठबंधन जीत सकती है, या आपको अभी भी मशीनों पे, सिस्टम पे नहीं नहीं नहीं, शक है? देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये जो तीसरा प्लेयर है उसका नाम है इलेक्शन कमीशन और ज्ञानेश कुमार। इस अच्छा, प्लेयर के बारे में मैं बहुत सशंकित हूं। और जब से ये दोनों जोड़ी थी ना, पहले वो राजीव कुमार थे, फिर उन्होंने अपना ताज इनको पहना दिया, तो वो जो ज्ञानेश गुरु कुमार मंत्र को, ये लेके चल रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये चलिए, भारतीय जनता पार्टी का जो इंटरेस्ट है, बीजेपी का जो इंटरेस्ट है, पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उसके समर्थन में ये चलिए, लगातार इस तरह से बातें कर रहे हैं कि ये चुनाव को इस तरह से उलझाएं कि जनता का ध्यान बंटे और ये कोई खेल करे। क्योंकि ये पहली बार चुनाव आयोग का ऐसा चेहरा समझ गया, हमको देखने को मिला जिसपे राजनीतिक पार्टियों का, मतलब विपक्षी पार्टियों का कोई ठीक है, भरोसा नहीं है, और ठीक। जनरल इंटेलिजेंसिया जो इंडिपेंडेंट लोग हैं उनका भी कोई भरोसा नहीं है। जी नहीं, मैं आपकी एक-एक बात को बहुत गौर से सुन रहा हूँ और लगातार सुन रहा हूँ, और 14 तारीख को आपसे बहुत से सवाल मैं करूँगा जब मशीनें खुलेंगी। आपका जो जी एक स्टैंड है, आप अभी भी कह रहे हैं कि महागठबंधन ग्राउंड पे आगे है, लेकिन 14 तारीख को कुछ भी हो सकता है, आप ये कहना चाह रहे हैं। बेसिकली आप सिस्टम पे जी शक कर रहे हैं, मैं समझ गया। भाई भिलारी साहब, आप तो पाटलिपुत्र में बैठे हैं, क्या होने जा रहा है 14 तारीख को? आपको क्या लग रहा है कि क्या ये चुनाव महागठबंधन की झोली में जा रहा है, या फिर अभी भी आपको लगता है कि कांटे की टक्कर है? नहीं, कांटे की टक्कर है भाई, कांटे की टक्कर है, पूरा कांटे की टक्कर है अभी। एक कोई कारण, एक दो वो कारण तो लग रहा कांटे है की टक्कर? कांटे की, हाँ हाँ, कांटे की टक्कर है। हाँ, चलिए, तो कांटे ऐसा की नहीं है टक्कर कि बोल रहे, किसी के पक्ष में। किसी के पक्ष में नहीं कह रहे हैं, बोलेंगे, बस ये कह रहे हैं कांटे की टक्कर है, बराबरी का मुकाबला है इस वक्त। मिस्टर विनोद शर्मा, आपके एक्सपीरियंस का कुछ हमें भी आशीर्वाद मिल जाए, जरा बता दीजिए हमारे दोस्तों को, दर्शकों को, सब आपको सुनना चाहते हैं कि भाई होने के, आप ज्योतिष नहीं है, आप ज्योतिष नहीं, पत्रकार है, लेकिन एक तजुर्बेकार पत्रकार का हाँ, क्या कहना है बिहार के बारे में? कौन जीत रहा है बाजी? 2020 में भी महागठबंधन जीता था, उसको जितवाया तंत्र ने आखिर में। ओके, उसको, एनडीए को हराया तंत्र ने, महागठबंधन को
और एनडीए को जितवाया तंत्र ने। लेकिन Okay. 2020 में भी महागठबंधन जीत रहा था, जमीन से आवाज आ रही थी। जो ट्रैक्शन था तेजस्वी का युवाओं में, और जो जी। वोट डिफरेंस था, बड़ा फ्रैक्शन वोट डिफरेंस था, फ्रैक्शन बिल्कुल। तो उसके चलते मैं समझता हूं कि ये जो तंत्र पे कब्जा जिसका होता है, वो बढ़त, जी। अगर क्लोज फाइट हो तो उसमें वो ऊपर नीचे कर लेते हैं अपने हिसाब से। ये Okay. सिर्फ बीजेपी नहीं करती है, और पार्टी ने भी माजी में किया है। तो Okay. इसलिए Okay. कोई भी प्रेडिक्शन सोच समझ के ही करनी पड़ेगी। चलिए, विनोद जी कह रहे हैं भाई 2020 पिछले चुनाव में भी ये कह रहे हैं कि जमीन से आवाज आ रही थी बिहार से कि भाई ये जो बाजी है ये तेजस्वी ने जीत ली है, लेकिन तेजस्वी आखिर में हार गए। तो ये कह रहे हैं कि तंत्र का एक बड़ा खेल है। कुल मिलाकर एक बात और उन्होंने कही, विनोद शर्मा ने, कि अगर कांटे की टक्कर है, नेक एंड नेक फाइट है, बराबर का वोट प्रतिशत है, तो फिर तंत्र काम करता है, तंत्र और मंत्र काम करता है। दोनों तंत्र और मंत्र अमित शाह से बेहतर आज की तारीख में कोई नहीं जानता, इसीलिए उन्हें बीजेपी कलयुग का चाणक्य कहती है। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी, आप आए। बहुत बहुत शुक्रिया हाँ। बिहारी साहब, आप आए। और लखेड़ा साहब, आपने भी ज्वाइन किया, और मैं सलूट आपको आज फिर कर रहा हूं, क्योंकि आप अपने स्टैंड पे कायम हैं। आप कह रहे हैं कि साहब मशीनों का ही खेल होगा, ये आप कह रहे हैं लगातार। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बाय ज्वाइनिंग दिस बाय प्रोग्राम। बाय बाय बाय।